हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर थर्ड विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें दोस्तों आज ये चौथी क्लास है। एक और क्लास होगी, इसमें जितने राजन सीरीज में आपके प्रश्न दिए गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, नाम बताइए। ये दोस्तों मैंने पहले ही बताया, मेनली तो 3 ही प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें आपको उसमें 4 बताया गया है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, लेकिन इसमें एक उच्चतम होता है। तो 4 प्रकार के उपभोक्ता हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों पर्यावरण से क्या आशय है। तो पर्यावरण दो शब्दों परिधन आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण, हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही पर्यावरण है। मतलब दोस्तों पर्यावरण आप जानते हैं, हमारे चारों तरफ जहाँ हम रहते हैं, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ वातावरण है, वही है दोस्तों पर्यावरण। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों, दूसरी स्लाइड। इसमें 67 नंबर क्वेश्चन है कि परितंत्र ब्रैकेट में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों जो परितंत्र है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टेंसले ने 1935 में किया था। याद कर लीजिए दोस्तों इसको। परितंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग मतलब सबसे शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था, एजी टेंसले ने 1935 में किया था। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है कि परितंत्र के कितने घटक होते हैं। तो परितंत्र के 2 घटक होते हैं दोस्तों, एक है जैविक, एक है अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 69 नंबर कि जैविक घटक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीज़ें आती हैं जैविक घटक कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। तो मेन आप एक चीज़ याद रखिए, जिसमें सजीव आएंगे वही है दोस्तों जैविक घटक, और जिसमें सजीव नहीं आएंगे वो है अजैविक घटक। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हैं जैविक घटक। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन है कि अजैविक घटक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे ताप है, दाब है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब दोस्तों निर्जीव है। सजीव जिसमें आएंगे जैविक घटक, सजीव जिसमें नहीं आएंगे अजैविक घटक। फिर 71 नंबर क्वेश्चन है कि परितंत्र किसे कहते हैं। तो परितंत्र को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक दोनों आते हैं। परितंत्र में जैविक अजैविक दोनों आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक का मतलब दोस्तों जुड़ा हुआ होता है, अथवा आंतरिक। आंतरिक मतलब अंदर, मतलब जैसे अंदर होता है, एक वाय होता है आंतरिक, आंतर रूप से संबंध को परितंत्र कहते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्तों इसको। परितंत्र को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं, दोनों आते हैं। जैविक एवं अजैविक मतलब सजीव और निर्जीव दोनों आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक अथवा आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर से जो संबंध होते हैं को परितंत्र कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैविक घटक को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। फिर इसमें उत्पादक किसे कहते हैं, इसमें देख लीजिए दोस्तों, उत्पादक किसे कहते हैं। तो उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन के निर्माण स्वयं करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, नीला हरा शैवाल। इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसमें उत्पादक में सबसे पहले मतलब ये हुआ कि जो स्वयं भोजन निर्माण करे, किसी के ऊपर आश्रित न रहे, वो है उत्पादक। और इसमें जो मेनली रूप से आते हैं, मेन रूप से हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल। फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्तों। उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन के निर्माण स्वयं करता है दोस्तों, वो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन के निर्माण स्वयं करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, नीला हरा शैवाल। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों।
द्वितीयक उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं जैसे भेड़िया, बिल्ली, मेढक आदि। तो दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो द्वितीयक हैं फिर वो जो उन पे आश्रित होते हैं। फिर तृतीय जो उपभोक्ता होते हैं वो उन दोनों को खाते हैं दोस्तों। तो प्राथमिक उपभोक्ता के बाद तृतीयक आ जाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। 75 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे शेर, सर्प आदि। मीन्स दोस्तों ये द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे भेड़िया खा गए, बिल्ली को खा गए, कुत्ता मार के खा गए, तो ये है दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रुधिर स्कंदन में सहायता करता है दोस्तों रुधिर प्लेटलेट्स। दोस्तों डेंगू के समय में यही कम होता है, प्लेटलेट्स। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन क्या है, कार्य बताइए। तो हीमोग्लोबिन वह रंग का पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के ही कारण दोस्तों जो हमारे खून का रंग लाल होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराओं में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। जो ऑक्सीजन का मतलब संवहन का मतलब बॉडी के अंदर प्रवेश या जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, बॉडी ऑक्सीजन जिस माध्यम से जाती है, किस किस अंगों को स्पर्श करती है, ये दोस्तों हीमोग्लोबिन ही करता है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन है कि धमनी तथा शिरा में अंतर बताना है। दोस्तों एक होती है जो शुद्ध रुधिर को ले जाती है, एक होती है अशुद्ध। तो अब देख लेते हैं कौन सी है। धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, जबकि शिरा रक्त को अंगों से हृदय तक मिलाती है। जो धमनी होती है दोस्तों ये हृदय से, जो ब्लड होता है खून, ये हृदय से अंगों तक पहुंचाती है धमनी, जबकि शिरा अंगों से मतलब जैसे हृदय से निकला खून अंगों तक गया, ये धमनी कर रही काम। फिर भाई फिर तो रिवर्स होगा, फिर अंग से धमनी में आ रहा है, ये शिरा कर रहा काम, मतलब हृदय में आ रहा है तो ये शिरा कर रहा काम। फिर दूसरा पॉइंट है कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है दोस्तों, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर जो फुफ्फुस धमनी होती है इसमें दोस्तों अशुद्ध रुधिर रहता है, बाकी में शुद्ध। जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त, जबकि शिरा में शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है दोस्तों, इसलिए फुफ्फुस शिरा में शुद्ध। फिर थर्ड पॉइंट है दोस्तों, धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है, मतलब एक प्रेशर होता है दोस्तों, तेज़ी से। दबाव का मतलब हुआ दोस्तों एक प्रेशर, मतलब स्पीड होती है, एक मानक होता है, उस हिसाब से बहता है दोस्तों। जबकि शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता है। राइट चल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो दोस्तों विटामिन के है, ये रट लीजिए आप कि रक्त थक्का बनाने में कौन सा विटामिन? विटामिन के। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? भाई रक्त का थक्का बन रहा तो इसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत, मतलब प्रोटीन की ज़रूरत होगी, तो वो प्रोटीन कौन सा है? तो ये है फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन। फिर 82 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, अभी बताएगा दोस्तों। तो रुधिर का रंग इसलिए होता है, लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अभी इससे पहले आया दोस्तों कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला वह लौह यौगिक हीमेटिन होता है। जो लौह यौगिक हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो हीमेटिन होता है दोस्तों, ये हीमेटिन। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और ये दोस्तों लाल रुधिर कणिका है, ये श्वेत रुधिर कणिका डब्ल्यूबीसी, तथा रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल बताना है। आरबीसी का 20 से 120 दिन होता है,
जीवन काल, और WBC का 2 से 4 ही दिन होता है श्वेत रुधिर कणिका का, और लाल रुधिर कणिका का 20 से 120 दिन, और श्वेत रुधिर कणिका का 2 से 4 दिन। और जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं इनका कार्यकाल 3 से 5 दिन होता है दोस्तों। जीवन काल मतलब इनका जो जीवन काल होता है इतने ही समय, जैसे लाल रुधिर कणिका का 20 से 120 दिन, श्वेत रुधिर कणिका का 2 से 4 दिन, और जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों ये 3 से 5 दिन इनका जीवन काल रहता है। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है, उस जीव का नाम बताइए जिसमें लाल रुधिर कणिका मीन्स RBC में केंद्रक पाया जाता है। तो ये भैया है ऊँट एवं लामा नामक स्तनधारी के RBC में केंद्रक पाया जाता है। ऊँट एवं लामा नामक स्तनधारी के लाल रुधिर कणिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक किस जीव में पाया जाता है? ऊँट एवं लामा, मतलब लाल रुधिर कणिका में केंद्रक पाया जाता है। तो कौन सा जीव है? ऊँट एवं लामा। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, RBC लाल रुधिर कणिका के कार्य बताना है आपको। तो पहला कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना। फिर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, शरीर की प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना। फिर तीसरा कार्य दोस्तों, रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। ये RBC का ही कार्य है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड जो ग्रुप हों दोस्तों उनमें शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।